नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था राष्ट्रपति जी के बारे में, तो आपको अगर वो वीडियो अच्छी लगी है तो आपने उस वीडियो पे लाइक तो कर ही दिया होगा, कमेंट भी कर दिया होगा। और आप अभी भी अगर हमारे चैनल इस CMI पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिए, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में एक बात बोली थी कि आने वाले समय में हम राष्ट्रपति जी की शक्तियों के बारे में बात करेंगे। देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति है उसको राष्ट्रपति होने के नाते, यानी इस पद को ग्रहण करने के नाते, जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर आसीन होगा, जो राष्ट्रपति पदनाम के तहत कार्य करेगा, तो उसे क्या होंगी, कुछ शक्तियां हासिल होंगी। क्या होंगी दोस्तों, कुछ शक्तियां हासिल होंगी। अब वो शक्तियां मैंने आपको पहले बताई थी, कुछ कार्यकारी शक्तियां, कुछ विधायी शक्तियां, कुछ न्यायिक शक्तियां, कुछ उसकी वित्तीय शक्तियां, कुछ उसकी सैन्य शक्तियां, कुछ उसकी कूटनीतिक शक्तियां। तो ये काफी सारी उसके पास क्या होती है दोस्तों, शक्तियां होती है। उसकी कुछ वीटो पावर्स होती है। तो उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करते हैं दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति जी की शक्तियां, और उन शक्तियों में भी पहली कौन सी शक्ति है, कार्यकारी शक्तियां। तो शक्ति नंबर 1 कौन सी है दोस्तों, कार्यकारी शक्तियां। कार्यकारी शक्तियां दोस्तों। कहा गया है कि जो हमारे राष्ट्रपति जी होंगे, देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया था, आज भी बता रहा हूं। कहा गया कि संघ की सारी कार्यकारी शक्तियां, संघ की सारी कार्यकारी शक्तियां किस में निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी। अब राष्ट्रपति क्या करेगा, कार्यकारी शक्तियों के माध्यम से। देखिए, अब कार्यकारी शक्तियां क्या होती हैं कि जो हम कार्य करते हैं, कौन से कार्य, अब कौन से कार्य करेगा, तो पहला कह रहा है कि ये भारत सरकार के, क्योंकि संघ क्या है, केंद्र सरकार, तो भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य, भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य, शासन संबंधी कार्य, भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य किसके नाम से संपन्न होंगे, राष्ट्रपति के नाम से संपन्न होंगे। अगर प्रधानमंत्री जी अमेरिका की यात्रा, रूस की यात्रा, जापान की यात्रा, जर्मनी, चाइना, ब्रिटेन, ताइवान, किसी भी देश की यात्रा पे जाते हैं और वहां जाने के बाद क्या करते हैं, कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर करते हैं, कोई और कार्य करते हैं, तो वो किसके नाम से हो रहे हैं, राष्ट्रपति जी के नाम से। क्योंकि भारत सरकार का कार्य हो रहा है तो किसके नाम से हो रहा है, राष्ट्रपति जी के नाम से। उस पर प्रधानमंत्री जी का नाम नहीं होगा। भारत सरकार ने कोई काम किया, कोई योजना चलाई, तो वो किसके नाम से चलेगी, राष्ट्रपति जी के नाम से चलेगी। तो भारत सरकार के सभी कार्यकारी जो शक्तियां होंगी वो किसमें निहित है, राष्ट्रपति में। और इसी से सभी शासन संबंधी कार्य कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति के नाम से मंत्रिपरिषद ये कार्य करेगी। दूसरा है दोस्तों कि जो कार्य संचालन क्या होगा, राष्ट्रपति जी कार्य संचालन के क्या बनाएंगे, कुछ नियम बना देंगे। कार्य संचालन के नियम। देखिए कितना बढ़िया तरीके से राष्ट्रपति जी की शक्तियां यहां पे बताई गई हैं कि राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, कार्य संचालन के कुछ नियम बना देंगे। अब इसका एक सीधा सीधा और स्पष्ट सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत उप प्रधानमंत्री नाम का कोई पद नहीं है। लेकिन अब मान लीजिए जैसे किसी दल के पास दो शक्तिशाली नेता हैं, दो बड़े वर्चस्व वाले नेता हैं, तो वहां पे क्या होता है, उन दोनों में प्रधानमंत्री बनने की होड़ लग जाती है। एक अपने गुट के कुछ सांसदों को साथ रखता है, दूसरा अपने गुट के कुछ सांसदों को साथ रखता है। तब क्या होता है कि बहुमत दल के नेता को, एक नेता को तो प्रधानमंत्री बना देगा। ये तो हो नहीं सकता कि एक साथ दो प्रधानमंत्री बना दिए जाएं। तो एक नेता को प्रधानमंत्री बना देते हैं और दूसरे नेता को उप प्रधानमंत्री बना देते हैं। चूंकि भारतीय संविधान में कहीं भी उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उप प्रधानमंत्री बना दिया। तो उप प्रधानमंत्री का जो पद है वो कहां से सर्जित कर दिया, इन्हीं कार्य संचालन के नियमों से हमने सर्जित कर दिया। एक आपने नया पद सुना होगा, संसदीय सचिव का। तो जो संसदीय सचिव का पद होता है ना दोस्तों, वो भी इन कार्य संचालन के नियमों के तहत ही होता है। इनकी सबसे बड़ा फायदा क्या है, इनसे राजनीतिकरण संतुष्टि मिल जाती है।
जो राजनीतिक संतुष्टि होती है उसके लिए कार्य संचालन के नियम बनाए गए हैं, ताकि अगर मान लीजिए दो नेताओं के गुटों में अगर अवरोध रहा तो कार्य कैसे होगा, जो शासन है वो कार्य कैसे कर पाएगा, बार बार हमें चुनाव में जाना पड़ेगा, उससे क्या होगा, वित्तीय भार पड़ेगा। तो इसके लिए हमने क्या बना दिए, कुछ कार्य संचालन के नियम। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, पीएम तथा आपकी जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद, इसकी क्या करेंगे दोस्तों, नियुक्ति करेंगे। देखिए कई बार यह प्रश्न पूछा गया कि प्रधानमंत्री जो होता है वो क्या होता है, मनोनीत होता है, निर्वाचित होता है, नियुक्त होता है। काफी सारे बार ये प्रश्न पूछा गया है और कंफ्यूजन में काफी ज्यादा स्टूडेंट सोचते हैं कि यार प्रधानमंत्री जी ने चुनाव लड़ा था वो तो निर्वाचित हो गए। लेकिन दोस्तों आप जब प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी जब निर्वाचित हुए तो किस रूप में निर्वाचित हुए, एक सांसद रूप में। किस रूप में निर्वाचित हुए दोस्तों, सांसद के रूप में निर्वाचित हुए। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने, जब वो क्या बने, प्रधानमंत्री बने, तो उनकी क्या हुई, नियुक्ति हुई। क्या हुई दोस्तों, नियुक्ति हुई। और नियुक्ति किसने की, राष्ट्रपति जी ने की। क्योंकि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद किसके सहयोगी हैं, राष्ट्रपति जी के सहयोगी हैं। और ये क्या करते हैं, राष्ट्रपति जी को शासन चलाने में सहायता प्रदान करते हैं। ऐसा कहां लिखा हुआ है, भारत के संविधान में लिखा हुआ है। और वैसे भारत का जो शासन है मेनली अगर आप कहें कि व्यावहारिक रूप में तो कौन चला रहा है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, और संवैधानिक रूप से कौन चला रहा है, राष्ट्रपति चला रहा है। तो क्या करेगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति करेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति क्या करेगा, आपके सीएजी के पद की नियुक्ति, महान्यायवादी के पद की नियुक्ति, सीएजी महान्यायवादी, मुख्य चुनाव आयोग सीईसी, ठीक है दोस्तों। और करेंगे आपके लिए वो आयोगों के सदस्य यानी यूपीएससी के अध्यक्ष प्लस सदस्य, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैं कहना चाहूंगा आपको, इसको मैं हटा देता हूं, आप देख लीजिए एक बार। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी राष्ट्रपति जी ने। फिर राष्ट्रपति जी करेंगे किसकी, सीएजी महान्यायवादी, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति भी कौन करेंगे, राष्ट्रपति जी करेंगे। अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, इसकी नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति जी करेंगे। अंतरराज्यीय परिषद, राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल के बाद हो गया यूटीज के प्रशासक, यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक। तो इन सभी की नियुक्ति कौन करेगा, इन सभी की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति जी करेंगे। देखिए सीएजी का पद यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं उनका नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी जो कि भारत सरकार का क्या होता है, एक विधिक परामर्श अधिकारी कह दीजिए, या आप ये कह दीजिए कि जो भारत सरकार का वकील होता है उसे महान्यायवादी कहते हैं। इनके बारे में हम आने वाले कुछ समय बाद पढ़ेंगे। तो सीईसी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और जो चुनाव कमीशन है, चुनाव आयोग है, उसमें अन्य सदस्य भी होते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त प्लस अन्य जो एक सदस्य हो, दो सदस्य हो, अभी वर्तमान में 3 सदस्यीय चुनाव आयोग है, तो दोनों सदस्यों और अध्यक्ष, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, यूपीएससी जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्षों की नियुक्ति, उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति जी करेंगे। फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, आर्टिकल 280 कहां पे लिखा हुआ है, 280 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करेगा। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति जी। अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है वर्तमान में, 15वां। इसके चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष मिस्टर एनके सिंह। ये क्वेश्चन है, देख लो आप इसको इजीली। नेक्स्ट है अंतरराज्यीय परिषद, दो राज्यों के बीच किसी बात पर अगर मान लीजिए कोई झगड़ा होता है, कोई कूटनीतिक बात है, तो उनके लिए एक अंतरराज्यीय परिषद का निर्माण भी कौन करेगा, राष्ट्रपति जी करेंगे, उसकी नियुक्ति करेंगे।
प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश में एक प्रशासक जो कि राष्ट्रपति का क्या होगा? एजेंट होगा। राज्यपाल भी राष्ट्रपति के एजेंट होते हैं और यूटीजी के प्रशासक भी राष्ट्रपति के एजेंट होते हैं। तो उन सबकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों आपके सामने SC ST कमीशन, SC ST OBC, इन तीनों कमीशन, इन तीनों आयोग SC ST OBC आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति जी करेंगे। कौन करेंगे दोस्तों? राष्ट्रपति जी करेंगे। मानव अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति जी करते हैं। तो ये सभी जो अध्यक्ष होंगे इनके SC ST OBC, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति जी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति जी के पास एक और शक्ति होती है कि वो क्या कर सकते हैं? वो भारत के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित यानी शेड्यूल्ड क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? घोषित कर सकते हैं और उसका प्रशासन घोषित करेंगे प्लस उसका प्रशासन कौन ले लेगा अपने हाथ में? राष्ट्रपति जी अपने हाथ में ले लेंगे। तो ये हो गई दोस्तों आपके सामने राष्ट्रपति जी की कुछ कार्यकारी शक्तियां। अभी इनके और आगे बात करेंगे, एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। तो ये आपके सामने देखिए राष्ट्रपति जी की कुछ कार्यकारी शक्तियां मैंने आपको बता दी कि क्या करेंगे राष्ट्रपति जी? SC ST OBC ये जो तीनों कमीशन है इनके भी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। साथ में किसी भी क्षेत्र को क्या घोषित कर सकते हैं राष्ट्रपति? अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति ये जो सारे कार्य करेंगे ना, देखिए अभी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी, राष्ट्रपति स्वयं विवेक से बहुत कम कार्य करेंगे। जो ये सारे कार्य करेंगे वो किसकी सलाह पे करेंगे? केंद्रीय मंत्री परिषद। किसकी सलाह पे करेंगे दोस्तों? केंद्रीय मंत्री परिषद, मंत्री परिषद की सलाह पे, जो हमारी केंद्रीय मंत्री परिषद होगी उसकी सलाह पे क्या करेंगे राष्ट्रपति जी? अपनी सारी कार्यकारी शक्तियां काम में लेंगे। इन सभी जो कमीशन है, राज्यपाल है, इन सभी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पे? केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पे। अब बात करते हैं हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की। किसकी बात करेंगे हम? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की। देखिए राष्ट्रपति क्या करता है कि राष्ट्रपति के पास कुछ विधायी शक्तियां यानी कानूनी शक्तियां हैं। अब कानूनी शक्तियां राष्ट्रपति के पास कैसी हैं? तो यहां पे हम बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति के पास कुछ कानूनी शक्तियां कैसी हैं कि राष्ट्रपति क्या कराया? विधायी शक्तियां। संसद का सत्र बुलाता है। देखिए राष्ट्रपति क्या करता है? संसद का सत्र बुलाता है। तो फर्स्ट बात क्या हो गई? संसद का सत्र आहूत करना, आहूत करना। किसका? संसद का सत्र। किसने आहूत कर लिया? राष्ट्रपति जी ने। देखिए संसद का सत्र राष्ट्रपति आहूत करेगा, वरना मैं आपको इसमें एक स्पेशल बात बता देता हूं कि संसद का सत्र आहूत राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसको आहूत करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? ये प्रधानमंत्री देता है। ये प्रधानमंत्री जी का एक विशेष अधिकार है कि वो जब चाहेगा तभी राष्ट्रपति क्या करेंगे? संसद का सत्र बुलाएंगे। लेकिन संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का गैप नहीं हो सकता दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा का एक जो सत्र है वो आज खत्म हो गया, तो आज के 6 माह के भीतर अगला सत्र आ जाना चाहिए, यानी वर्ष में 2 सत्र आयोजित होने आवश्यक है दोस्तों। तो ये तो हो गया संसद का सत्र आहूत करना। दूसरा है कि मान जैसे कोई साधारण विधेयक होता है, उसके ऊपर क्या हो गया? दोनों सदनों के भीतर कोई मतभेद हो गया, तो मतभेद को सुलझाने के लिए क्या करेंगे? संयुक्त सत्र बुलाएंगे। क्या करते हैं? संयुक्त सत्र बुलाते हैं, या आप कह सकते हैं इसको संयुक्त बैठक बुलाना। यह भी क्या है? राष्ट्रपति का विधायी शक्ति है। राष्ट्रपति के पास एक शक्ति है कि वो अगर किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के बीच में कोई मतभेद हो जाता है तो उसके ऊपर वो संयुक्त बैठक कर सकता है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिए कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों?
संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। अब राष्ट्रपति जी की तीसरी विधायी शक्ति क्या है कि वो लोकसभा का क्या कर सकते हैं? विघटन कर सकते हैं। लोकसभा का विघटन यानी लोकसभा को समाप्त कर सकते हैं। मान लीजिए अभी जो लोकसभा निर्वाचित होकर आई है और प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति को सलाह दी कि हमें तो अभी एट प्रेजेंट आज की कंडीशन में चुनाव में जाना है, तो केवल प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति क्या करेगा? लोकसभा का विघटन कर देगा दोस्तों। तो राष्ट्रपति क्या है? ये एक विधायी शक्ति है। अब आप कहेंगे कि लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति कर रहा है, लोकसभा का सत्र भी राष्ट्रपति बुला रहा है, संसद के दोनों सदनों का, लेकिन सत्रों को जो स्थगित करने का अधिकार होता है ना, वो संबंधित सदन के सभापति को होता है, स्पीकर को होता है दोस्तों। स्थगित करने का अधिकार किसको होता है? जो लोकसभा का लोकसभा अध्यक्ष करेगा, राज्यसभा का सभापति करेगा। इसके बाद कह रहे हैं नेक्स्ट विधायी शक्ति है कि जैसे अभी नई लोकसभा, तो नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन फर्स्ट मीटिंग जो हो रही है, फर्स्ट सिटिंग जो हो रही है लोकसभा की, उसको और प्रत्येक वर्ष हर वर्ष जो पहला सत्र होगा, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में क्या करेगा? ये ज्वाइंट सिटिंग को संबोधित करता है। कौन करता है? प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करना। अधिवेशन को संबोधित करना कौन करेगा? संबोधित राष्ट्रपति जी करेंगे। तो ये क्या हो गया? राष्ट्रपति जी की विधायी शक्तियां। देखिए इसके बाद और आगे चर्चा करते हैं। अब राष्ट्रपति जी क्या काम करेंगे? राष्ट्रपति जी राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? राज्यसभा कितने सदस्य है? 12 सदस्य। 12 सदस्य। और लोकसभा में कितने सदस्य दोस्तों? 2 सदस्य। ये अनिवार्य है इनका मनोनयन, इनका तो करते ही है। वैसे कर सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन क्या है, इनका तो मनोनयन हम करते हैं, राष्ट्रपति करता है। और इनका मनोनयन तभी करता है जबकि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होगा। अभी तो 12 सदस्य होते हैं ना, इनका किन किन क्षेत्रों से? तो इनका हो गया साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों से क्या करेगा? 12 सदस्यों का राष्ट्रपति मनोनयन करेगा। कहां करेगा? लोकसभा। 12 का तो राज्यसभा में और 2 का लोकसभा में। नेक्स्ट है कुछ विधेयक। कुछ विधेयक उनको क्या है? प्रस्तुत करने से पहले, कुछ विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति आवश्यक है। पूर्व अनुमति क्या है? आवश्यक। और वो विधेयक कौन कौन से होते हैं? तो एक तो है संचित निधि यानी धन विधेयक हुआ। संचित निधि से पैसे निकालने के लिए जो भी विधेयक हम प्रस्तुत कर रहे हैं, तो एक तो उसकी अनुमति हो गई। भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि से खर्च संबंधी विधेयक, खर्च संबंधी विधेयक। और दूसरा क्या है? नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण या नए राज्यों का निर्माण और
नाम परिवर्तन विधेयक, नाम परिवर्तन विधेयक। ये क्या हुई? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है कि वो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करेगा, लोकसभा में 2 कर सकता है, राज्यसभा में 12 कर सकता है। किन किन क्षेत्रों से? साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। कुछ विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। कौन सा? भारत की संचित निधि से खर्चे संबंधी विधेयक, और किसी नए राज्य का निर्माण करना है। जैसे अभी कुछ समय पहले हमने 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का निर्माण किया, और किसी का नाम परिवर्तन करना है। अब मान लीजिए जैसे राजस्थान का नाम परिवर्तन करके कोई और नाम रखना चाहिए, तो उन सब विधेयकों के लिए पहले किससे अनुमति ली जाएगी? भारत के राष्ट्रपति से अनुमति ली जाएगी। अब इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट है कि एक राष्ट्रपति जो होता है ना, उसके सामने अगर आप कोई विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं, विधेयक ला रहे हैं, कहां से पारित करवा के? संसद से पारित करवा के। तो वो विधेयक पर राष्ट्रपति क्या करता है? उन पे राष्ट्रपति के साइन के बाद ही वो विधेयक क्या बनते हैं? कानून बनते हैं। तो उसके पास उन विधेयकों पर साइन करने के लिए क्या होता है? 3 विकल्प दे रखे हैं। कितने विकल्प दे रखे हैं? 3 विकल्प। 3 विकल्प क्या क्या दे रखे हैं कि भाई आप पहले तो स्वीकृति दीजिए, स्वीकृति दे दीजिए, यानी स्वीकृत कर दीजिए, ठीक है। दूसरा है कि आपकी स्वीकृति सुरक्षित रखना, स्वीकृति सुरक्षित रखना, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट क्या है कि विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए भेजना, विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए भेजना, संसद के पुनर्विचार के लिए भेजना। देखिए राष्ट्रपति के पास एक विधेयक, मान लीजिए अभी संसद में कोई लोकसभा राज्यसभा में क्या है, कोई विधेयक पेश किया गया, तो उन विधेयकों के पास क्या है? राष्ट्रपति के पास ये 3 शक्तियां होती हैं। कौन सी शक्तियां? कि या तो आप स्वीकृति दे दीजिए, या आप उसकी स्वीकृति सुरक्षित रख लीजिए, और या फिर विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए भेज दीजिए। मतलब एक तो क्या है, वो साइन कर देगा, उसे एक्ट बना देगा। दूसरा है कि स्वीकृति को खुद के पास रख लेगा, कि जब इच्छा होगी राष्ट्रपति जी की तब उस पर स्वीकृति दे देंगे। और तीसरा है विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए भेज देंगे। मान लीजिए राष्ट्रपति जी को लगा कि इस पर संसद ने अच्छे से विचार नहीं किया है, जल्दी जल्दी में विधेयक पारित हो गया, तो उसको संसद के पुनर्विचार के लिए भेज देंगे। फिर एक जो इनकी राष्ट्रपति जी की अलग से शक्ति है, वो है अध्यादेश जारी करना, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करना। अब अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहां है? आर्टिकल 123 में है। ये एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या है ये? क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? अनुच्छेद 123 के तहत। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि आपका वही सीएजी हुआ, फाइनेंस कमीशन हुआ, यूपीएससी हुआ, ठीक है। इनकी रिपोर्ट किसके समक्ष? संसद के समक्ष रखवाना। की रिपोर्ट किसके समक्ष रखवाएगा? संसद के समक्ष रखवाना। तो ये क्या हो गई आपके सामने? राष्ट्रपति की कुछ विधायी शक्तियां। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति को हासिल वित्तीय शक्तियों की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? वित्तीय शक्तियों की। अब क्या है, राष्ट्रपति के पास आपने कार्यकारी शक्तियां देख ली, उसकी विधायी शक्तियां देख ली। अब राष्ट्रपति की हम क्या देखेंगे? वित्तीय शक्तियां की राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के तहत कौन कौन सी वित्तीय शक्तियां दी गई हैं। वित्तीय शक्तियां। अब देखिए राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वित्तीय शक्तियां हैं कि एक तो क्या होगा कि धन विधेयक। कौन सा? धन विधेयक, आर्टिकल 108। धन विधेयक जो है वो क्या होगा? राष्ट्रपति की धन विधेयक, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, प्रेसिडेंट की पूर्वानुमति से ही क्या होगा? लोकसभा के समक्ष रखा जाएगा, संसद के समक्ष रखा जाएगा। क्या? धन विधेयक, आर्टिकल 108। धन विधेयक क्या होगा? लोकसभा के समक्ष कब रखा जाएगा? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही। दूसरा क्या है कि
कौन सी वित्तीय शक्ति होगी राष्ट्रपति की दूसरी? जब भी आकस्मिक निधि से कोई भी धन निकालना होगा। किससे? आकस्मिक निधि से। देखिए 3 प्रकार की निधि होती है, संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोकलेखा निधि। संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोकलेखा निधि। संचित निधि जो होती है उस पर पूर्ण अधिकार किसका होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। तो आकस्मिक विधि से धन निर्गमन हेतु, आकस्मिक निधि से धन निर्गमन या आकस्मिक निधि से खर्चे संबंधी कार्य, कुछ भी कह दीजिए आप, आकस्मिक निधि से धन निर्गमन के लिए, धन निर्गमन के लिए। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रपति क्या करता है? आपके जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, क्या होता है दोस्तों? वार्षिक वित्तीय विवरण। इसको आप क्या कहते हैं? केंद्रीय बजट। क्या कहते हैं दोस्तों? केंद्रीय बजट। इसको भी क्या करता है? वो संसद के समक्ष रखवाता है। क्या क्या करता है? धन विधेयक प्रेसिडेंट की पूर्वानुमति से लोकसभा के समक्ष रखा जाएगा या संसद के समक्ष रखा जाएगा। आकस्मिक निधि जो होती है उससे धन निर्गमन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता है। और वार्षिक वित्तीय विवरण यानी जो बजट है वो बजट भी कौन रखवाएगा? राष्ट्रपति रखवाएगा। कहां? वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष रखवाना, संसद के समक्ष रखवाना। एक है आपके अनुदान की मांग। अनुदान की मांग, जैसे हम बजट राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से रखते हैं ना, वैसे ही कुछ अनुदान की मांग भी संसद से की जाती है। तो वो भी किसकी पूर्वानुमति से? राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, पूर्वानुमति से। और एक क्या है कि राष्ट्रपति क्या करेगा? वित्त आयोग का गठन करेगा। वित्त आयोग, मैंने भी आपको बताया था, वित्त आयोग का गठन करेगा। आर्टिकल 280, आर्टिकल 280 राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां हो गई कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, आकस्मिक निधि से धन निर्गमन राष्ट्रपति की सहमति से, अनुमति से। वार्षिक वित्तीय विवरण क्या करेगा? संसद के समक्ष रखवाएगा। कौन रखवाएगा? बजट राष्ट्रपति रखवाएगा। किसके माध्यम से? वित्त मंत्री के माध्यम से। नेक्स्ट क्या है? अनुदान की मांग प्रेसिडेंट की पूर्वानुमति से ही होगी, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही अनुदान की मांग संसद या लोकसभा के समक्ष रखी जाएगी। और वित्त आयोग का गठन भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, आर्टिकल 280 के तहत। देख लीजिए आप इसको। अब नेक्स्ट है राष्ट्रपति की कुछ न्यायिक शक्तियां। फटाफट आप इसको देखिए एक बार। जो न्यायिक शक्तियां होंगी ना राष्ट्रपति की, वो अब हम देखेंगे। न्यायिक शक्ति से क्या होगा? न्यायिक शक्तियां। अब न्यायिक शक्तियां क्या है राष्ट्रपति की? एससी और एचसी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, न्यायाधीशों की क्या करेगा दोस्तों? नियुक्ति की नियुक्ति। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा तो इसमें कौन कौन से? आम न्यायाधीश भी आ जाएंगे और मुख्य न्यायाधीश भी आ जाएंगे। देखिए नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन यहाँ पे सिफारिश किसकी होती है? तो सुप्रीम कोर्ट का एक कोलेजियम है और कोलेजियम सिस्टम के आधार पर ही क्या करते हैं? इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और कोलेजियम सिस्टम जो सिफारिशें करता है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। आगे कोलेजियम सिस्टम की बात हम जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तब हम उसकी बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्या है कि उच्चतम न्यायालय से क्या करेगा राष्ट्रपति? सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, सलाह मांग सकता है। देखिए सलाह मांग सकता है। अब मान लीजिए इसमें भी कुछ पेज हैं जो मैं आपको बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से जब राष्ट्रपति क्या करेगा? सलाह मांगेगा। तो सलाह मांगते समय अगर ये कोई विधिक मामला होगा, विधि से संबंधित मामला होगा, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो सलाह दे दे या मना कर दे। सिर्फ विधिक मामला, कौन सा है? विधिक मामला। कोई विधिक मामला, मान लीजिए किसी विधि के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति ने सलाह मांगनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी ऑप्शन है कि वो सलाह दे या मना कर दे। अगर संविधान संबंधित किसी बात पे, संविधान की बात पे, किस पे?
संविधान से, मान लीजिए राष्ट्रपति कोई बात संविधान की समझ में नहीं आ रही है और राष्ट्रपति ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या है दोस्तों, बाध्यकारी है। सुप्रीम कोर्ट को सलाह देनी ही पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति को सलाह देनी पड़ेगी। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। यानी राष्ट्रपति ना तो विधिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट की सलाह मांगने के लिए, मांगने के लिए तो मांग तो कौन सकता है, राष्ट्रपति, लेकिन मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। लेकिन और संविधान के मामलों पे जब सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगेगा, सुप्रीम कोर्ट बाध्यकारी है सलाह देने के लिए, लेकिन उसी सलाह को राष्ट्रपति माने या ना माने ये राष्ट्रपति पे निर्भर करेगा दोस्तों। अब नेक्स्ट आपके सामने राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। किसकी शक्ति, क्षमादान की शक्ति। जो न्यायिक शक्तियां हैं इसी में है क्षमादान की शक्ति। किसके, आर्टिकल 72, आर्टिकल 72। देखिए राष्ट्रपति के पास क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी अभियुक्त को कोई सजा दे दी जाती है न्यायालय के द्वारा, तो वो अपनी सजा की माफी के लिए किसके पास जा सकता है, राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति से वो मौखिक व्यवहार नहीं कर सकता। पहली बात क्या है, ये नहीं है कि राष्ट्रपति साहब के पास चले गए, सर आप मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा वो नहीं कह सकता है। राष्ट्रपति से वो क्या नहीं कर सकता, मौखिक व्यवहार नहीं कर सकता, सिर्फ अपनी दया याचिका राष्ट्रपति तक पहुंचा सकता है। तो राष्ट्रपति के पास उस दया याचिका के लिए क्या है, समाधान की शक्ति है। अब समाधान की शक्ति इसके पास किस किस मामलों पे है, जो संघीय न्यायालय द्वारा, देखिए जो संघीय विधि होती है, सेंट्रल ने जो कानून बना रखे हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, तो संघीय विधि के अनुसार दंडित व्यक्ति, संघीय विधि के अनुसार दंडित व्यक्ति दंड में, संघीय विधि के अनुसार दंड में, और सैन्य न्यायालयों के अनुसार दंड में, सैन्य न्यायालयों के अनुसार दंड में। इन दोनों में क्या है, राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति प्राप्त है। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कोई न्यायिक गलती सुधारने के लिए, न्यायिक गलती सुधारने के लिए, अब देखिए मैं आपको बात बता देता हूं इसकी। राष्ट्रपति जी को हमने दे दी समाधान की शक्ति आर्टिकल 72 में, कहा कि अगर आप संघीय विधि के अनुसार किसी व्यक्ति को दंड मिला है तो आप क्या कर दीजिए, आप उसको माफ कर दीजिए। समाधान की शक्ति आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो आप नहीं कर सकते। दूसरा है सैन्य न्यायालयों के अनुसार दंड में, कि अगर सैन्य न्यायालयों के अनुसार, यानी सैन्य न्यायालय में अगर किसी व्यक्ति को दंडित घोषित कर दिया गया, किसी का मुकदमे में उसको दंड दे दिया गया, तो राष्ट्रपति जी के पास वो भी क्या कर सकता है, अपनी दया याचिका लगा सकता है समाधान के लिए। तीसरा है, अगर मान लीजिए कोई न्यायिक गलती हो गई, यानी कि एक केस आया जिसके अंदर क्या होता है, किसी अभियुक्त को फांसी की सजा दे दी गई, उम्र कैद की सजा दे दी गई, राष्ट्रपति के संज्ञान में आती है ये बात कि हाँ जो व्यक्ति था अमुक, जो भी कोई व्यक्ति ए बी सी डी, उस व्यक्ति को क्या हुआ, गलती से सजा मिल गई है, तो इस न्यायिक गलती को सुधारने के लिए भी राष्ट्रपति के पास क्या है, समाधान की शक्ति है दोस्तों। तो ये तो क्या होगी, राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति। अब ऐसी ही समाधान की शक्ति राज्य विधि के अनुसार किसके पास है, राज्यपाल के पास। तो राज्यपाल के पास कहां है, तो राज्यपाल के पास है 161 आर्टिकल के तहत। किसके तहत, 161 आर्टिकल के तहत। जब राज्यपाल पढ़ेंगे तब उसकी समाधान की शक्ति हम पढ़ लेंगे। तो ये तो हो गई राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति की, किन किन विधियों में समाधान करेगा। अब उसकी समाधान की शक्ति क्या क्या होंगी, कैसे कैसे वो समाधान करेगा, वो भी हम देख लेते हैं दोस्तों। तो समाधान की शक्ति में हो गया संघीय विधि के अनुसार दंड में, सैन्य न्यायालयों के अनुसार दंड में, न्यायिक गलती सुधारने के लिए, और या फिर हम कहें कि दंड के स्वरूप बदलने के लिए। तो अब पहली जो हम इसकी समाधान की शक्ति देखते हैं राष्ट्रपति की, वो क्या है, तो पहली शक्ति है दोस्तों क्षमा। क्या है, क्षमा, यानी क्षमा। अब क्षमा का मतलब क्या है कि आप किसी को दंड से पूर्ण मुक्त कर दें, दंड से पूर्ण मुक्त कर देना। मान लीजिए आपने
सुप्रीम कोर्ट ने किसी को सजा दी है कि इस व्यक्ति को 7 साल की कैद सुनाई जाती है और राष्ट्रपति जी के पास उसने दया याचिका लगाई, राष्ट्रपति जी ने कह दिया कि आप दंड से पूर्ण मुक्त, यानी आपको रिहा कर दिया गया। जो दंड और बंदीकरण दोनों से क्या कर दे, मुक्ति कर दे। 7 साल की सजा से मुक्ति और उसको जो बंदी रखना था उससे भी मुक्ति कर दी। तो वो तो क्या हो गया, दंड से पूर्ण मुक्त यानी क्षमा कर दी। अब क्षमा के बाद दूसरी चीज क्या है, लघुकरण। क्या है दोस्तों, लघुकरण। कि दंड का क्या करेंगे आप, समय बदल देंगे, दंड का स्वरूप बदल देंगे, समय बदल देंगे। दंड का क्या करेंगे आप, स्वरूप और समय। मान लीजिए आपके पास क्या है, दंड का स्वरूप बदलना, दंड का स्वरूप बदलना, ये तो क्या हो गया आपका लघुकरण हो गया। अब दंड का स्वरूप आप कैसे बदल रहे हैं, आपको मृत्युदंड मिली थी, आपको मृत्युदंड मिला और आपने राष्ट्रपति जी के पास क्या की, दया याचिका लगा दी। तो उसके तहत क्या किया राष्ट्रपति जी ने कि आपके दंड के स्वरूप को मृत्युदंड से कारावास में बदल दिया। आपके दंड के कठोर कारावास था तो आपको आम कारावास दे दिया गया, सामान्य कारावास दे दिया गया। मान लीजिए आपकी 7 साल की सजा थी तो आपको 7 साल की सजा के बजाय 1 साल की सजा कर दी। तो ये तो क्या हो गया आपके लिए, लघुकरण हो गया। इसके बाद क्या है आपके लिए, परिहार। राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, परिहार करेंगे, दंड की प्रकृति में परिवर्तन, दंड की प्रकृति में परिवर्तन। आपको सजा दे दी मृत्युदंड, अब मृत्युदंड की प्रकृति में कैसे परिवर्तन कर दिया कि आपको उन्होंने उम्र कैद की सजा दे दी। मृत्युदंड की बजाय क्या सजा दे दी, राष्ट्रपति जी ने उम्र कैद की सजा दे दी। आपकी प्रकृति में कैसे परिवर्तन, आपको 7 साल कठोर कारावास की सजा दी, राष्ट्रपति ने उसको कठोर की बजाय सामान्य कारावास में बदल दिया। तो ये क्या हो गया, दंड की प्रकृति में परिवर्तन। एक है आपका विराम। क्या है दोस्तों, विराम। कि आपकी सजा से आपको क्या कर दिया जाए, विशेष परिस्थितियों में आपकी सजा को रोक दिया जाए। विशेष परिस्थितियों में मूल सजा को कम करना, मूल सजा को विशेष परिस्थितियों में कम करना, विशेष परिस्थितियों में कम करना। अब मान लीजिए, और देखिए इसके लिए लिखा हुआ है साफ साफ भारत के संविधान में कि या तो कोई अशक्तता हो, शारीरिक अशक्तता या निशक्तता, किसी व्यक्ति के पास निशक्तता है, या कोई स्त्री है जो गर्भावस्था में है, गर्भावस्था वाली स्त्री। तो क्या होता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसको सजा तो दे दी, लेकिन अगर वो शारीरिक रूप से अपंग है, मानसिक विक्षिप्त है, तो उसकी सजा को क्या करते हैं, विराम दे दिया जाता है कि विशेष परिस्थितियां, ये व्यक्ति सजा भोगने लायक नहीं है। अगर कोई स्त्री है जो गर्भावस्था वाली है और मान लीजिए उसको मृत्युदंड दे दिया, तो आप सिर्फ उस स्त्री को नहीं मार रहे बल्कि उसके अजन्मे बच्चे को भी मार रहे हैं। तो उसकी क्या कर दी, विशेष परिस्थितियां हैं तो उसकी सजा को भी कम कर दिया। मान लीजिए उसको 7 साल कठोर कारावास दिया गया, लेकिन वो गर्भावस्था के कारण कठोर कारावास नहीं भोग सकती, तो उसको 1 साल का या 7 साल का सामान्य कारावास दे दिया। अब सामान्य कारावास देके भी आप सिर्फ उसकी स्त्री की वजह से उसके बच्चे को भी आप बंदिशों में रख रहे हैं, तो आप वहां पर भी राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, उसके मूल अधिकारों का हनन ना हो, इसलिए इसको सजा को कम कर सकते हैं। यह राष्ट्रपति जी के ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों। एक है कि प्रविलंबन। क्या करेगा दोस्तों, प्रविलंबन। एक है दोस्तों प्रविलंबन। प्रविलंबन यानी दंड पर क्या करना, अस्थायी रोक, दंड पर अस्थायी रोक। आपको मान लीजिए, और सामान्य पता है किस परिस्थिति में होता है, विशेषतः मृत्युदंड। यानी कि आपके ऊपर क्या कर दिया उन्होंने, मृत्युदंड दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने किसी व्यक्ति को क्या दिया, मृत्युदंड दिया, तो उस पर क्या करेगी जो राष्ट्रपति जी हैं, अस्थायी रोक लगा देंगे कि आपकी जो फांसी की सजा है उसको रोक देंगे। अब वो कब तक रुकी रहेगी, उस पर फैसला कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेंगे। तो ये थी राष्ट्रपति कुछ समाधान की शक्तियां दोस्तों। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद आपके सामने है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां हो गई हैं। अब न्यायिक शक्तियों के बाद होंगी कूटनीतिक शक्तियां। राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां।
कूटनीतिक शक्तियां। देखिए कूटनीतिक शक्तियां कुछ खास ज्यादा नहीं होती है, लेकिन काफी अहम है, काफी अहम है। इसमें क्या आएगा आपके, अंतरराष्ट्रीय संधियां और समझौते प्लस समझौते। अंतरराष्ट्रीय और संधियां और समझौते कौन करेगा, राष्ट्रपति के नाम से ही होंगे दोस्तों। फिर इसके बाद क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय समझौते हो गए, संधियां हो गए, राजनयिकों की नियुक्ति, राजनयिकों की नियुक्ति। देखिए राष्ट्रपति जी कैसे राजनयिकों की नियुक्ति करेंगे, आपके राजदूत, भारत के जो राजदूत अनेकों देशों में एम्बेसी होती है, दूतावास होता है, वहां पे राजदूतों की नियुक्ति करेंगे। और किसकी करेंगे, उच्चायुक्त, हाई कमीशन, जो राष्ट्रमंडल के देश होते हैं वहां पे भारत के क्या होते हैं, उच्चायोग होते हैं, तो वहां पे राष्ट्रपति करेंगे। विदेश सचिव, विदेश सचिव, तो जो आपके फॉरेन सेक्रेटरी होंगे उनकी नियुक्ति भी कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे, क्योंकि ये सब व्यक्ति क्या होते हैं, किसी दूसरे देश के साथ संबंध बनाने का कार्य करते हैं। संबंध वो राष्ट्रपति के नाम से बनाएंगे, अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते राष्ट्रपति के नाम से करेंगे, राजनयिकों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। उसमें कौन कौन होगा, राजदूत होंगे, उच्चायुक्त होंगे, विदेश सचिव होंगे, और यूएनओ में भारतीय सदस्य, यूएनओ में भारतीय सदस्य, जिसको भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए यूएनओ में भेजा जाएगा, वो हो गया। उसके अलावा आप कहें, ये देखिए कुछ राजनयिक नियुक्तियां हैं यूएनओ में जो भारत का प्रतिनिधित्व करने जाएंगे, और इसके अलावा किसी वर्ल्ड बैंक वगैरह में अगर भारतीय प्रतिनिधित्व होता है तो वहां पे आईएमएफ में, इन सब में कौन करेगा नियुक्ति, राष्ट्रपति ही करेगा। और ये कौन शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां हैं दोस्तों। तो आप इनको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां हो गई। अब कूटनीतिक शक्तियों के बाद हम बात करेंगे राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों की दोस्तों। अब सैन्य शक्तियां जो है राष्ट्रपति के पास, वो कौन सी होंगी, कौन सी शक्तियां, सैन्य शक्तियां, सैन्य शक्तियां। अब सैन्य शक्तियां जो होंगी ना राष्ट्रपति के पास, वो कौन सी होंगी, कि राष्ट्रपति क्या होगा, सभी सेनाओं का, सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, सर्वोच्च सेनापति कौन होगा दोस्तों, राष्ट्रपति होगा, सर्वोच्च सेनापति होगा सभी सेनाओं का। तीनों सेना प्रमुखों की नियुक्ति, तीनों सेना प्रमुखों की नियुक्ति, और साथ में आजकल किसकी नियुक्ति और कर दी है, सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति। देखिए कुछ चीजें किताबों में भी नहीं होती हैं, कुछ चीजें किताबों में भी नहीं होती है, वो हमें देखनी होती है कि आजकल कौन सा नया प्रावधान आ गया है। सभी सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति आज भी कौन है, भारत के राष्ट्रपति हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। सीडीएस जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इन तीनों सेना प्रमुखों के ऊपर भी एक कौन है, सीडीएस है, और सीडीएस से बड़ा सर्वोच्च सेनापति कौन है, भारत का राष्ट्रपति है। इनकी नियुक्ति कौन करेगा, हमारे देश के राष्ट्रपति करेंगे। साथ में युद्ध की घोषणा कि भाई हमें किसी देश के साथ युद्ध करना है, प्लस युद्ध समाप्ति, युद्ध समाप्ति की घोषणा। अब ये दोनों किसके कहने पे करेगा, तो इसके लिए संसद का अनुमोदन क्या जरूरी है, संसद का अनुमोदन। मान लीजिए क्या हुआ कि किसी देश के साथ हमारा क्या हो गया, युद्ध हो गया, तो युद्ध की घोषणा भी कौन करेगा, राष्ट्रपति जी करेंगे। साथ में उस देश के साथ युद्ध होने के बाद युद्ध समाप्ति की घोषणा भी कौन करेगा, राष्ट्रपति जी करेंगे। लेकिन इन दोनों ही कार्यों के लिए किसका अनुमोदन लेना होगा, हमें संसद का अनुमोदन लेकर के ही हम किसी देश की क्या कर सकते हैं, युद्ध की घोषणा कर सकते हैं किसी देश के खिलाफ, और युद्ध समाप्ति की भी घोषणा कर सकते हैं। तो ये हो गई राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां। अब बात करेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। किसकी बात करेंगे हम, आपातकालीन शक्तियां।
आपातकाल के कंप्लीट जो प्रावधान है वो कभी मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। आज सिर्फ शक्तियों की बात करेंगे, आपातकालीन शक्तियां। तो राष्ट्रपति क्या है, आपातकाल लगा सकता है। कैसे आपातकाल लगाएगा, तो पहला तो क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ेंगे, इनको भी हम कभी फुल डिटेल के साथ इनको पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाएगा, आर्टिकल 352 के तहत। ठीक है दोस्तों। राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात, राष्ट्रपति शासन या फिर राज्य आपात, या राज्य आपात किसके तहत लगाएगा, आर्टिकल 356 एंड 365। और एक क्या होगा आपका, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल ये कब लगाएगा, आर्टिकल 360। तो इन 4 आर्टिकल्स और 3 प्रकार के प्रावधानों से राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। आर्टिकल 352 में कहा गया है कि आप राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। उसके आधार क्या हैं, विदेशी आक्रमण है या फिर भारत में कोई सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, इनकी बात हम कभी आपातकाल के टॉपिक पर ही कर लेंगे। दूसरा है राष्ट्रपति शासन और राज्य आपात, ये 2 तरीकों से लगाया जाता है, आर्टिकल 356 के तहत और आर्टिकल 365 के तहत। 356 में कहा गया है कि जब राज्य में कार्य है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है तो राज्यपाल की रिपोर्ट में क्या लग गया, राष्ट्रपति शासन। 365 में कहा गया है जब राज्य केंद्र के निर्देशों को मानने से मना कर दे या असमर्थ हो जाए तो उस समय भी क्या लगेगा, राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात। और एक क्या है, वित्तीय आपातकाल, कि हमारे देश में जब वित्तीय संसाधनों की कमी हो जाएगी तो इमरजेंसी घोषित कर दी जाएगी, और वो 360 के तहत ये आज तक नहीं कर पाए। और राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल, 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, राष्ट्रपति शासन तो अनेकों राज्यों में अलग अलग बार लग चुका है दोस्तों। तो ये हो गई राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की वीटो पावर। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की वीटो पावर। किसकी बात करेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति की वीटो पावर। राष्ट्रपति की वीटो पावर। अब वीटो पावर क्या है, वीटो पावर देखिए ये एक वर्ड होता है VETO। ये जो वीटो होता है ना, इसका अर्थ होता है निषेधाज्ञा। क्या होता है, निषेधाज्ञा। निषेधाज्ञा। अभी तो निषेधाज्ञा होता है ना, निषेधाज्ञा, तो ये क्या होता है, राष्ट्रपति के पास एक वीटो पावर है, यानी वो किसी भी चीज को क्या कर सकता है, निषेध कर सकता है। क्या कर सकता है, किसी भी चीज को निषेध कर सकता है। अब संसद द्वारा पारित विधेयकों के मामले में राष्ट्रपति के पास, आपको मैंने बता ही दिया पहले से ही, 3 प्रावधान है, या तो वो उनको स्वीकृत कर दे, या स्वीकृति देने से मना कर दे, या अपने पास सुरक्षित रख ले, या संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा दे। तो जो उसने अपने पास सुरक्षित रखे हैं और स्वीकृति देने से मना किया है, हम उन्हीं शक्तियों के बारे में अब बात करेंगे दोस्तों। तो वीटो का अर्थ क्या हो गया, निषेध आज्ञा। अब पहली शक्ति क्या है राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति की पहली शक्ति है आत्यंतिक वीटो। क्या है दोस्तों, आत्यंतिक वीटो। अब आत्यंतिक वीटो का अर्थ क्या है, आत्यंतिक वीटो का अर्थ है कि राष्ट्रपति संसद द्वारा स्वीकृत विधेयक, संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास रख ले, अपने पास सुरक्षित रख ले। तो इसका लिखिए आप, संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास रखना, विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखना, अपने पास रख लेना, सिर्फ अपने पास रख लेना, क्योंकि आपने सुरक्षित तो रखा ही नहीं उसको, वरना आप वीटो क्यों करते। तो क्या करता है राष्ट्रपति, जब भी संसद द्वारा कोई विधेयक पारित किया जाता है तो उस विधेयक पर वो ना अपनी सहमति देता है, ना उसको पुनर्विचार के लिए लौटाता है, सिर्फ अपने पास उसको रख लेता है। अब ये विधेयक कौन से हुए, ये कोई निजी विधेयक हो गया,
कैसा विधेयक हो गया दोस्तों? कोई निजी विधेयक। अब निजी विधेयक, पहली बात तो निजी विधेयक किसे कहते हैं? तो निजी विधेयक होता है कि संसद के किसी सदस्य द्वारा पेश विधेयक, संसद के किसी सदस्य द्वारा पेश विधेयक। क्योंकि सरकारी विधेयक तो वो हो गया, कौन सा विधेयक? जो कोई मंत्री या प्रधानमंत्री क्या करे? संसद के समक्ष रखे, तो वो तो विधेयक कैसा हो गया? सरकारी। और निजी विधेयक क्या हुआ? चाहे भले ही जो सत्ता पार्टी का ही सांसद हो या विदेशी अन्य किसी विपक्षी पार्टी का सांसद हो, तो वो क्या करेंगे? सब निजी विधेयक रखेंगे। अब मान लीजिए निजी विधेयक किसी अन्य पार्टी का है और वो पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर क्या करता है? अपने, क्योंकि मंत्रिपरिषद की सलाह जरूरी होती है राष्ट्रपति के लिए, तो राष्ट्रपति क्या करता है? उसको अपने पास सुरक्षित रख लेता है। या कोई सरकारी विधेयक, देखिए सरकारी विधेयक को भी रखता है वो, ये मैं आपको अभी बता देता हूं कि सरकारी विधेयक को किस कंडीशन में रखेगा। सरकारी विधेयक, अब सरकारी विधेयक यानी किसी मंत्री ने ही विधेयक दिया, लेकिन क्या हुआ? मंत्रिमंडल ने क्या कर दिया? मंत्री परिषद ने क्या किया दोस्तों? त्याग पत्र दे दिया। मंत्री परिषद त्याग पत्र दे दिया। अब मान लीजिए किसी मंत्री ने क्या रखा था? विधेयक संसद के समक्ष रखा था, वहां से वो विधेयक पारित हो गया, लेकिन मंत्री परिषद ने अब त्याग पत्र दे दिया। नई मंत्री परिषद आई, उसने राष्ट्रपति से कहा कि आप उस पर विचार मत कीजिए, तो राष्ट्रपति ने क्या कर लिया? इस विधेयक को भी अपने पास सुरक्षित रख लिया। अब सबसे पहले देखिए, ये कुछ फैक्ट है आत्यंतिक वीटो के लिए, कुछ फैक्ट हैं। सबसे पहले 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया था? पेप्सू विनियोग विधेयक को, पेप्सू विनियोग विधेयक, ये उस विधेयक का नाम है, विनियोग विधेयक, जो कानून नहीं बन पाया, इसको क्या किया था? अपने पास रख लिया था, इस पर स्वीकृति नहीं दी थी। और 1991 में आर वेंकट रमन जो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या किया कि संसद सदस्य वेतन भत्ता विनियोग, संसद सदस्य वेतन भत्ता, क्या दोस्तों? वेतन भत्ता जो अधिनियम विधेयक था, उसको क्या कर दिया? वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन अधिनियम या संशोधन विधेयक, पेंशन संशोधन विधेयक, इसको क्या करा था? अपने पास रख लिया था, इस पर भी स्वीकृति नहीं दी थी। तो वीटो पावर, आत्यंतिक वीटो, आप देख लीजिए ये दोनों क्वेश्चंस है, कभी ना कभी पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे गए हैं। ये भी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन है कि 1954 में पेप्सू विनियोग विधेयक को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने कौन शक्ति के तहत अपने पास रखा था? तो वो आत्यंतिक वीटो हो जाएगी दोस्तों। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट है आत्यंतिक वीटो के बाद है आपका निलंबनकारी वीटो। क्या है दोस्तों? निलंबनकारी वीटो, यानी आप किसी चीज पर क्या कर दिया? निलंबन कर दिए, उसे संसद के पास पुनर्विचार के लिए आपने लौटा दिया। निलंबनकारी वीटो। अब निलंबनकारी जो वीटो है ना, उसको आपने क्या कर दिया? संसद के पास पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। तो लिख लीजिए, संसद के पास पुनर्विचार के लिए लौटाना, पुनर्विचार के लिए लौटाना। ठीक है दोस्तों, यानी किसी भी विधेयक को संसद के पास, राष्ट्रपति, एक बार संसद ने उसको पारित कर दिया, वो विधेयक राष्ट्रपति जी के पास है और राष्ट्रपति जी ने क्या किया? उसको संसद के पास पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। लेकिन ये शक्ति, देखिए यहां पे आप लिख लीजिए, स्पेशल नोट है ये कि धन विधेयक के मामले में, धन विधेयक पर राष्ट्रपति क्या करता है? पहले से ही पूर्व अनुमति दे चुका होता है, इसलिए इसको लौटा नहीं सकता। यह हो गया राष्ट्रपति जी के लिए धन विधेयक। अब नेक्स्ट है निलंबनकारी वीटो के बाद आपका लास्ट एंड फाइनल जो राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है, वो है पॉकेट वीटो। कौन सी है? पॉकेट वीटो।
यानी किसी चीज को हम क्या कर ले, एक तरह से अपनी जेब में रख लें। तो जेब में रखने का मतलब क्या है, ना तो आपने उसके लिए स्वीकृति दी, ना तो स्वीकृत किया, और न स्वीकृति देने से मना किया। न आपने स्वीकृति देने से मना किया, देने से मना किया, और आपने कर क्या लिया, उसको अनिश्चित काल के लिए विधेयक लंबित कर दिया। अनिश्चित काल के लिए विधेयक लंबित कर देना, विधेयक लंबित कर देना। मतलब ना तो आपने क्या कर रहे हो, आप स्वीकृति भी नहीं दे रहे, ना स्वीकृति देने से आप मना कर रहे हो, और आपने क्या कर दिया, उसको अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर दिया। स्वीकृति नहीं दे रहे तो एक्ट नहीं बन पाएगा। ऐसा कब हुआ भारत में, तो 1986 में ज्ञानी जैल सिंह, जो भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, ज्ञानी जैल सिंह, तत्कालीन प्रथम सिख, एकमात्र सिख राष्ट्रपति, इन्होंने क्या किया था, भारतीय डाक संशोधन विधेयक, संशोधन विधेयक, उसको क्या कर लिया था, भारतीय डाक संशोधन विधेयक को अपनी पॉकेट में रख लिया। उस पर क्या किया, कोई भी डिसीजन इन्होंने नहीं दिया। कैसा डिसीजन नहीं दिया दोस्तों, ना सकारात्मक डिसीजन दिया ना नकारात्मक। ये तो नकारात्मक की स्वीकृति भी नहीं किया, ना स्वीकृति देने से मना किया, या स्वीकृत किया भी नहीं। तो ऐसे कार्य क्या हुए, इन्होंने क्या कर दिया, पॉकेट वीटो, यानी एक तरीके से अपनी जेब में रख लिया, और जेब में रख के उसको भूल गए दोस्तों। कब किया था, 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाक संशोधन विधेयक। आपके पास क्वेश्चन आएगा कि जेबी वीटो, इसको क्या बोलते हैं, जेबी वीटो, जेबी वीटो कि यानी ऐसा कौन सा विधेयक है जिस पर भारत में अब तक जेबी वीटो का प्रयोग हुआ। तो आप कह सकते हैं 1986 ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन विधेयक। राजीव गांधी जी की सरकार में क्या हुआ था कि 1984 में सिख नरसंहार हुआ था। अब सिख नरसंहार से ज्ञानी जैल सिंह इतने आहत हुए थे कि जब 1986 में उनके पास ये डाक संशोधन विधेयक आया तो उन्हें इस पर अपनी सहमति देने से ही मना कर दिया था दोस्तों। तो ये तो क्या हो गया, 1986 का ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर जेबी वीटो का प्रयोग। अब ये सारी बातें हो गई। अब इसके बाद एक अंतिम नोट डाल के इंपॉर्टेंट बात आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। नोट डाल के इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 24वें संविधान संशोधन अधिनियम, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई है। क्या ये व्यवस्था कर दी गई है कि राष्ट्रपति किसी भी संविधान संशोधन विधेयक पर, संविधान संशोधन विधेयक पर वीटो पावर, क्या वीटो पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता, इस्तेमाल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता दोस्तों। तो ये हो गया आपके सामने राष्ट्रपति की शक्तियां दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में प्रधानमंत्री जी की भी बात करेंगे, उनकी मंत्रिपरिषद यानी पूरी केंद्र सरकार की हम बात कर लेंगे, उसके बाद राज्य सरकारों की बात करेंगे। आज के वीडियो में आपके लिए हम सिर्फ राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल CMI पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घर में रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचे रहिए। थैंक यू दोस्तों।